दोस्तों, आइए स्वागत करते हैं हम आज को आपके अपनी अगली क्लास में, जो कि अभी हम आपको करा रहे थे मॉडर्न इंडिया पे आधारित क्वेश्चंस। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये आज की हमारी दूसरी क्लास है। इसके पहले भी एक क्लास और की जा चुकी है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। इसमें आपको काफ़ी सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल सकते हैं, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। और तो आप अभी जैसा कि अपनी स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं कि ये पहला जो क्वेश्चन है, भी काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो इसमें मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हुए चलाऊँगा, क्योंकि सिर्फ सीधा सीधा आंसर ही नहीं बता देंगे, इस एक्सप्लेन भी करेंगे थोड़ा बहुत। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आइए शुरू करते हैं आपकी अपनी पहली क्लास। 1833 के चार्टर अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने चाय और चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का अधिकार समाप्त कर दिया। दूसरा ऑप्शन है, कंपनी के ऋणों का उत्तरदायित्व भारत सरकार द्वारा ग्रहण कर लिया गया। और आपका तीसरा ऑप्शन है, इसने प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवा में भर्ती का प्रावधान किया। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन जो पहला और दूसरा है, ये बात तो 1833 के अधिनियम में बिल्कुल थी, लेकिन ये जो तीसरी बात इसमें कह रहा है सिविल सेवा में भर्ती का प्रावधान को लेके, ये 1833 की बात नहीं है, 1853 की बात है। ये लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे आई थी। तो ये ऑप्शन थर्ड इसमें नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। जो इसमें ऑप्शन आपका बी है, केवल एक और तो वही सही हो जाएगा, बाकी तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। आप 1833 में एक और इम्पॉर्टेंट बात थी, जैसे कि जो धारा 87 के तहत जाति वर्ण के आधार पर जो भेदभाव किया जा रहा था सेना में भर्ती में या सिविल एग्ज़ाम्स को लेके, सिविल सेवा में भर्ती को लेके, तो उसमें इस चीज़ को ख़त्म कर दिया, जाति वर्ण के भेदभाव को ख़त्म कर दिया गया था 1833 के अधिनियम में, धारा 87 के तहत। इसको भी याद रखिएगा, धारा 87 को भी। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1915 का बम्बई अधिवेशन भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में इसलिए महत्व रखता है क्योंकि इसमें चरमपंथियों को कांग्रेस में फिर से सम्मिलित होने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया था। इसमें होम रूल लीग का शुभारंभ स्वीकृत किया गया था। तो 1915 जैसा कि सभी जानते ही हैं, जो जब 1907 में विभाजन हुआ था उग्रवादियों और नरमवादियों में, उग्र दल और नरम दल में, तो इसमें ये 1915 में आके मिल गए थे, जिसके इस कांग्रेस के अध्यक्ष थे जिस टाइम पे अंबिका चरण मजूमदार जी। तो इसमें आपका ये पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, लेकिन रही बात दूसरे ऑप्शन की, दूसरा ऑप्शन गलत है। तो आपका इसमें जीवन जो केवल एक है वही सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब 1850 में औपनिवेशिक सरकार द्वारा लेक्स लोकी अधिनियम बनाने का उद्देश्य निम्नलिखित में क्या था? मद्रास और बम्बई के प्रांतों में सती प्रथा पर प्रतिबंध का विस्तार करना, हिंदू धर्म में ईसाई धर्म में धर्मांतरित हुए व्यक्तियों को पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकार प्रदान करना, अन्य उपनिवेशों में भारतीय श्रमिकों के साथ बेहतर व्यवहार, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली में जमींदारों के अधिकारों को बताए रखना। तो 1850 का अधिनियम जो आया था लेक्स लोकी का, लॉर्ड डलहौजी ने लाया था। इसमें हिंदू धर्म में ईसाई धर्म में धर्मांतरित हुए व्यक्तियों को पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकार प्रदान करना था। यही बात इसमें सही है। इसमें होता ये था कि जैसे कि जब कोई हिंदू धर्म का व्यक्ति अपना धर्म ईसाई धर्म, केवल ईसाई धर्म में परिवर्तित करता था, तो उसको जो है उसकी पिता की संपत्ति में, पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया जाता था। अदरवाइज अगर चाहे पिता दे या ना दे, पहले ऐसा था, लेकिन जब ये अधिनियम आ गया तो पिता को देना ही पड़ जाता था। ये चालाकी थी ईसाई धर्म को प्रमोट करने को लेके। आइए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। कैबिनेट मिशन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने प्रांतों और रियासतों के महासंघ का प्रस्ताव किया। इसने मुस्लिम लीग की अलग राष्ट्र की मांग को स्वीकार कर लिया।
इसे आरंभ के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों द्वारा स्वीकार किया गया था। तो इसमें जो ये आपका ऑप्शन है बी, या ऑप्शन 2 है, दूसरा जो इसमें स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि इसको स्वीकार नहीं किया था कैबिनेट मिशन ने। भारत के विभाजन, ये कैबिनेट मिशन को लेकर जो इनकी मुस्लिम लीग की मांग थी, इसको स्वीकार नहीं किया था उन्होंने। हालांकि जो और दोनों बातें इसमें, वो दोनों बातें बिल्कुल सही है। तो आप देख सकते हैं इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, C 1 एंड 3। तो आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत से बाहर राष्ट्रवादी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। लंदन में इंडिया हाउस, BD सावरकर। वैंकूवर में स्वदेश सेवक गृह, GD कुमार। सीटल में यूनाइटेड इंडिया हाउस, तारकनाथ दास। तो इसमें आप देख सकते हैं ये जो लंदन में इंडिया हाउस है, इसमें तो BD सावरकर नहीं थे, इसमें थे श्यामजी कृष्ण वर्मा जी। तो आपका ये पहला ऑप्शन इसमें तो गलत हो गया। तो जिसमें जिसमें पहला है उसको तो पहले ही आप गलत कर दीजिए, जैसे कि एक है C, और A ऑप्शन है, C है, इसमें भी एक दिया है, D है, इसमें भी एक दिया है। तो आप इसमें केवल 2 और 3 यही सही है, क्योंकि ये दोनों, इन दोनों की स्थापना के लिए जो दिए गए हैं नाम, वो बिल्कुल करेक्ट है। बैंकुर में स्वदेश सेवक गृह, GD कुमार जी थे, सही है। सिएटल में यूनाइटेड इंडिया हाउस, तारकनाथ दास जी थे, बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन इसमें जो B है वो सही है। बाकी फर्स्ट लंदन में इंडिया हाउस, इसमें BD सावरकर नहीं बल्कि श्यामजी कृष्ण वर्मा जी थे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित गद्यांश पर विचार कीजिए। उल गुलान 1899-1900 के दौरान हुआ था। यह एक धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुआ और शीघ्र ही इसने कृषक और राजनीतिक स्वरूप प्राप्त कर लिया। इस आंदोलन के नेताओं ने जागीरदारों और राजाओं की हत्या को प्रोत्साहित किया और घोषणा की कि वर्तमान कलयुग के स्थान पर सतयुग की स्थापना की जाएगी। उपर्युक्त गद्यांश में निम्नलिखित में से किससे संदर्भित किया जा रहा है? संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, तना भगत आंदोलन, चुआर विद्रोह। तो ये जो संबंधित था मुंडा विद्रोह, जिसमें नेता थे बिरसा मुंडा, आप उनको तो जानते हो, अपने आप को भगवान की तरह मानते भी थे। आइए, तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाता है B। हालांकि ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस एक दे दिया है। उलान का मतलब होता है महान हलचल, क्योंकि इन्होंने हलचल लाई भी थी। ये पूरा एक बार ब्रिटिश शासन को इन लोगों ने हिला के रख दिया था। इस पर आप बिरसा मुंडा के ऊपर आप मूवी भी बनी है, उसको आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1892 के अधिनियम से संबंधित वो कह रहा है, केंद्रीय विधान परिषद को वार्षिक बजट पर चर्चा करने और मतदान करने का अधिकार दिया गया। बिल्कुल नहीं दिया गया था, ये तो पहला ऑप्शन इसमें पहले ही गलत हो गया। पहली बार केंद्रीय विधान परिषद के गैर सरकारी सदस्यों को बहुमत हो गया, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, इसमें तो बिल्कुल दूसरा भी गलत हो गया। पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली लागू की गई, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है। तो आपका इसमें ऑप्शन जो D है वो सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो तीनों स्टेटमेंट है तीनों के तीनों गलत हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के लिए सुरक्षावाल सिद्धांत का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? आपके ऑप्शंस हैं। A, इसका गठन बुर्जुआ नेताओं ने जमींदारों के हितों की रक्षा करने के लिए किया था, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। इसका गठन अंग्रेज़ों द्वारा भारतीयों में बढ़ते असंतोष को कम करने हेतु मंच प्रदान करने के लिए किया गया था, इस ऑप्शन को बाद में देखते हैं। इसका गठन प्रारंभिक राष्ट्रवादियों द्वारा किए गए राजनीतिक कार्यों का स्वाभाविक चरम परिणत थी, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था।
इसमें जो राष्ट्रवादियों द्वारा किए गए राजनीतिक कार्यों का स्वाभाविक चरम पर नहीं, पहली बात तो चरम बिल्कुल नहीं था, क्योंकि उदारवादी तो चरम पे कभी गए ही नहीं थे, और राष्ट्रवादियों द्वारा इसकी तो प्रारंभिक गठन किया ही नहीं गया था। तो इसको तो प्रारंभिक गठन एओ ह्यूम ने किया था, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने किया था, तो जो कि अंग्रेज़ थे। तो इसमें ये भी कोई सही ऑप्शन नहीं लग रहा, सही इसी भी। और इसका गठन भारतीय समाज में सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये पहले तो समाज से बिल्कुल दूर ही रहता था। सामाजिक गतिविधियों में तो बिल्कुल इसने ध्यान ही नहीं दिया था शुरुआत में। सामाजिक गतिविधियों में ध्यान भी दिया था, लेकिन जो धार्मिक बात है, धार्मिक मुद्दे तो ये बिल्कुल उठाता ही नहीं था पहले। धार्मिक मुद्दे आए भी थे, लेकिन धार्मिक मुद्दों को सीधा सीधा इसने बहिष्कार कर दिया, क्योंकि ये नहीं चाहता था कि लोगों में धार्मिकता, सांप्रदायिकता को फैलाना ये बिल्कुल नहीं चाहता था। तो ये डी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसका गठन अंग्रेज़ों और भारतीयों में बढ़ते असंतोष को कम करने हेतु मंच प्रदान करने के लिए किया गया था। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि भारतीयों में जो असंतोष बढ़ रहा था, अंग्रेज चाहते थे किसी न किसी तरह से उसको कम किया जा सके। जो 1857 की क्रांति भी हुई थी, इससे भी अंग्रेज़ थोड़ा डरे हुए थे उस टाइम पे, तो चाह रहे थे कि फिर से कोई उस तरह का विद्रोह ना हो। आइए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चंपारण सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चंपारण सत्याग्रह, इस आंदोलन का नेतृत्व राजेंद्र प्रसाद, नरहरि पारिख, जेबी कृपलानी के साथ महात्मा गांधी ने किया। आइए पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। जब बागान मालिकों ने किसानों से अवैध रूप से लिए गए धन को वापस करने के लिए सहमति व्यक्त की तो सत्याग्रह समाप्त हो गया। जी पहला ऑप्शन तो इसमें गांधी जी ने किया था नेतृत्व, उनके साथ नरहरि पारिख, जेबी कृपलानी भी गए थे, ये भी बात बिल्कुल सही है। राजेंद्र प्रसाद जी भी थे, वो भी बात सही है। और इनको आमंत्रित किया था राजकुमार शुक्ल जी ने बिहार आकर के। ये जो तिनकठिया प्रणाली वहाँ पे चल रही थी नील की खेती को लेके, उसका विरोध करने के लिए, तो गांधी जी वहाँ पे गए थे। ये जो ऑप्शन इसमें दूसरा है, अवैध रूप से के लिए धन को वापस करने के लिए सहमति, ऐसा कुछ भी नहीं था। धन को वापस करने के लिए सहमति नहीं बनी थी। धीरे धीरे जब वो वहाँ पे गांधी जी गए, तो धीरे धीरे इन लोगों ने अपना बोरिया बिस्तर समेट ही लिया, और वहाँ पे नील की खेती बंद ही हो गई थी लगभग, समझ लीजिए। तो इसमें कोई धन की वापसी तो अंग्रेज करने वाले भी नहीं है, तो आपका ये ऑप्शन सही भी नहीं हो सकता। तो आपका केवल एक जो ऑप्शन है, केवल 1 या फर्स्ट ओनली 1, वही सही है। ये बाकी दूसरा ऑप्शन आपका गलत है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेहरू रिपोर्ट, जो संवैधानिक सुधारों को तैयार करने का एक प्रयास था, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया था। यह आपका ऑप्शन पहला है। रिपोर्ट में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी। रिपोर्ट ने पृथक निर्वाचन मंडल के सिद्धांत को खारिज कर दिया। जो इसमें नेहरू रिपोर्ट को लेके बात की जा रही है, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया था। जी नहीं, ये जो तैयार किया गया था जवाहरलाल नेहरू के पिताजी के द्वारा, मोतीलाल नेहरू जी ने इसको तैयार किया था, और इन दोनों ने ही विरोध किया था। देखिए कितनी शानदार बात है। उस टाइम पे एक देश के भविष्य को लेके अपने पिता का ही विरोध किया जा रहा था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और ये लोग चाह रहे थे, जो इसमें ये दूसरी बात लिखी गई है, डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी। डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी, इसी चीज़ को ये लोग विरोध कर रहे थे। ये दोनों लोग, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जी, ये चाह रहे थे, पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे। और रिपोर्ट ने पृथक निर्वाचन मंडल के सिद्धांत को खारिज कर दिया। जी हाँ, पृथक निर्वाचन मंडल के सिद्धांत को खारिज कर दिया गया। जी बिल्कुल खारिज कर दिया गया था। तो इसमें आपका केवल ऑप्शन सही है, केवल 2 एंड 3। जो आपका ऑप्शन फर्स्ट है वो गलत है, 2 एंड 3 यही सही है। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
1946 में शाही भारतीय नौसेना के विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण 1946 में भारतीय नौसेना को लेकर कौन से कारण। थोड़ी सी स्क्रीन में प्रॉब्लम आ रही थी, आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या था। 1946 में शाही भारतीय नौसेना के विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से या कौन सा कारण उत्तरदायी था। ब्रिटिश उत्तराधिकारियों द्वारा नस्लीय भेदभाव, भोजन की निम्न गुणवत्ता, ये मिश्र नहीं या पुअर क्वालिटी ऑफ फूड है। इधर इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिखा है, जो इंग्लिश वाले होंगे अपना उधर से भी कर सकते हैं। हालांकि इंग्लिश में भी अगर हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताने लगें तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ हिंदी में ही बोलते जा रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा। आइए मुकदमे का विरोध, ऑप्शन थर्ड है। तो आप इसमें देख पाएंगे जो ये आपका बात है ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा नस्लीय भेदभाव, ये बात तो बिल्कुल सही है। ब्रिटिश जो है वो भेदभाव कर रहे थे, इसलिए शाही भारतीय नौसेना के विद्रोह ने किया था, और भोजन की निम्न गुणवत्ता भी थी। और रही बात आईएनए के मुकदमे का विरोध के लिए, कि इसकी ऐसी कोई बात नहीं थी, इसमें जो है आपका ऑप्शन ए सही है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, साइमन कमीशन की नियुक्ति, पूना समझौता, सांप्रदायिक पांचाट। प्रयुक्त घटनाओं का कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो ये राउंड टेबल है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यह हुआ था नवंबर 1930 में। अपॉइंटमेंट ऑफ साइमन कमीशन, साइमन कमीशन की नियुक्ति जो है ये हुई थी 1927 में। और ध्यान दीजिएगा, इसमें नियुक्ति की बात की है ना कि भारत कब आया है, तो इसमें 1927। और फिर पूना पैक्ट है वो, इसमें तो फिर आ जाएगा, ये तो हुआ था 1932 में। और सांप्रदायिक पांचाट कम्युनल अवार्ड, ये भी 1932 में हुआ है। लेकिन ये जो पूना समझौता है ये हुआ था सितंबर में, और ये हुआ था अगस्त में। सांप्रदायिक पंचाट हुआ था अगस्त में। तो इसमें आपका हो जाएगा 2-1 1927, फिर 1930, 2-1-4-3। कौन सा ऑप्शन है 2-1-4-3, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2-1-4-3। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत छोड़ो आंदोलन की पूर्व संध्या पर महात्मा गांधी ने लोगों के विभिन्न समूहों को कुछ विशिष्ट निर्देश दिए। इन निर्देशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों से त्यागपत्र देने का आग्रह किया। अगला ऑप्शन है, उन्होंने सैनिकों से अपना पद छोड़ने का आग्रह किया। उन्होंने रियासतों के राजाओं से अपने लोगों की संप्रभुता स्वीकार करने का आग्रह किया। जो इसमें आपका पहला और दूसरा ऑप्शन है, त्यागपत्र देने का और अपना पद छोड़ने का, ऐसा आग्रह बिल्कुल नहीं किया था। हालांकि गांधी जी ने कर्मचारियों से सिर्फ साथ देने का या आंदोलन में भाग लेने का अनुरोध किया था। पद और त्यागपत्र देने की कोई बात नहीं की थी। लेकिन जो तीसरा बात है, इस अपने लोगों की संप्रभुता स्वीकार करने का आग्रह रियासतों से करने का, रियासतों के राजाओं से करने का, ये बात बिल्कुल सही है। तो इसमें आपका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा, केवल थर्ड। बाकी ये दोनों ऊपर की दोनों बातें हैं वो दोनों गलत हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1857 के बाद से लेकर 19वीं सदी के अंत तक हुए किसान आंदोलनों की विशेषताएं थीं। अपनी मांगों हेतु किसानों को सीधे लड़ने की क्षमता, उनकी व्यापक क्षेत्रीय पहुंच और किसानों के बीच मजबूत आपसी संवाद, उपनिवेशवाद और औपनिवेशिक आर्थिक संरचना की पर्याप्त समझ। इसमें जो अपनी मांगों हेतु किसानों की सीधे लड़ने की क्षमता, ये 19वीं सदी के किसानों में नहीं थी, ये बात थी 20वीं सदी के किसानों में, क्योंकि ये सीधे लड़ना ही लड़ते थे
और उनकी व्यापक क्षेत्रीय पहुंच और किसानों के बीच आप मजबूत आपसी संवाद। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। व्यापक क्षेत्रीय पहुंच थी और किसानों के बीच आपसी संवाद था। उपनिवेशवाद और औपनिवेशिक आर्थिक संरचना की पर्याप्त समझ। जी नहीं, उस टाइम पे ऐसी कोई बात नहीं थी। तो आप इसमें पहला और तीसरा ऑप्शन गलत है। और ये रही बात, इसमें अगर देखेंगे आप एक मिनट रुकिएगा ज़रा, ध्यान से देखते हैं फिर से। केवल अपनी मांगों हेतु किसानों की सीधे लड़ने की क्षमता, उनकी व्यापक क्षेत्रीय पहुंच और किसानों के बीच मजबूत आपसी संवाद। ऐसा जी नहीं, मैं उल्टा बता रहा था आपको। तो इसमें आपको ऑप्शन जो है केवल एक ही सही है, बाकी दो और तीन और ये दोनों गलत हैं, जिसमें केवल और केवल एक सही है। केवल और केवल एक सही है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रिटिश शासन के दौरान रेलवे के किसानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश शासन के दौरान रेलवे में किया गया निवेश मुख्य रूप से स्वदेशी था। भारत सरकार ने निजी उद्यमों द्वारा रेलवे में निवेश की गई पूंजी पर निश्चित प्रतिफल की गारंटी दी थी। भारत में वस्तुओं के आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए रेलवे का निर्माण किया गया। इसमें पूछा है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ब्रिटिश शासन के दौरान रेलवे में किया गया निवेश मुख्य रूप से स्वदेशी था। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, स्वदेशी तो बिल्कुल नहीं था। और रहा ऑप्शन दूसरा आपका, भारत सरकार ने निजी उद्यमों द्वारा रेलवे में निवेश की गई पूंजी पर निश्चित प्रतिफल की गारंटी दी थी। जी हाँ, ये सही बात है। और भारत में वस्तुओं के आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए रेलवे का निर्माण किया गया था। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, इन्होंने अपने भले के लिए किया था। ये अंग्रेज जो भी काम कर रहे थे सिर्फ अपने काम को अपना फ़ायदा उठाने के लिए कर रहे थे। तो आपका ऑप्शन इसमें जो है सही है केवल और केवल दो, जो दूसरा ऑप्शन सी है केवल दो, वही सही है। बाकी के जो ऑप्शंस और हैं वो गलत हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के आधुनिक इतिहास के संदर्भ में शोर समिति संबंधित थी। ब्रिटिश भारत पर सशस्त्र आक्रमण का समन्वय करने से, कामागाटा मारू जहाज के यात्रियों के अधिकारों के लिए लड़ने से, अहमदाबाद मिल श्रमिकों और मिल मालिकों के बीच मध्यस्थता से, और समुद्र के माध्यम से आयात की जाने वाली वस्तुओं पर आरोपित किए जाने वाले आयात शुल्क के निर्धारण से। जो शोर समिति थी ये एक्चुअली में वैंकूवर की घटना थी, कनाडा से। वहाँ पे एक जहाज़ पहुँचा था जिसको कनाडा की सरकार ने वहाँ पे उन लोगों को नाव से उतरने का आदेश नहीं दिया, तो वहाँ से ये जहाज़ वापस लाया गया, जिसमें अंग्रेज़ों और उन लोगों के बीच में झड़पें हुई थी। तो वो ये उसी से संबंधित है, ये कामागाटा मारू जहाज़ के यात्रियों से संबंधित है। जो आपका ऑप्शन, उसी की जांच के लिए एक शोर समिति बनाई गई थी, यही है कामागाटा मारू जहाज़ से संबंधित। इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त को आरंभ करने के उद्देश्य क्या थे। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति निष्ठावान जमींदारों के धनी और विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग का निर्माण करना, ईस्ट इंडिया कंपनी को आय की स्थिरता प्रदान करना, कृषि का विस्तार करना और कृषि उत्पादकता में सुधार करना। भारत जिसमें आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन आपका है पहला, ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति निष्ठावान जमींदारों के धनी और विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग का निर्माण करना। जी हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल बात सही है। विशेष जिसमें जमींदार इनके अंग्रेज़ों के पूर्ण भक्त हो गए थे, एकदम पूरा भक्त थे।
ये बात सही। ईस्ट इंडिया कंपनी की आय की स्थिरता, जब अस्थायी बंदोबस्त नाम ही है तो इसमें निर्धारित कर दिया जाता था कर कितना लेना है, तो ये तो स्थिरता तो आ ही जाएगी। हालांकि इसका नुकसान भी था, कभी फ़ायदा ज़्यादा हो रहा हो तो तब भी नुकसान है। कृषि का विस्तार करना और कृषि उत्पादकता में सुधार लाना, जी हाँ, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इसमें आपकी तीनों की तीनों बातें जो हैं वो बिल्कुल सही हैं, तो ऑप्शन डी इसमें आपका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वदेशी आंदोलन के दौरान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपाय किए गए थे? 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा पर प्रस्ताव पारित करना। उसके बाद है प्राथमिक से विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा को व्यवस्थित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना करना। साहित्यिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करना, जिन्हें तब जो है बनारस विश्वविद्यालय वो जाके और बाद में बना था, तब बना ही नहीं था, कोई इसकी बात ही नहीं हुई थी। तो ये जिसमें पहला और दूसरा ऑप्शन है वो सही है। हालांकि इसमें तीसरे को ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है, तो कोई बात नहीं, ध्यान दीजिएगा, ये तो गड़बड़ हो गया इसमें। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सी वही सही है, 1 और 2। राष्ट्रीय शिक्षा कांग्रेस, ठीक है जी, 1 और 2। जिसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 1 और 2। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के लक्ष्य और उद्देश्य थे मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण के सभी रूपों को समाप्त करना, सामाजिक क्रांतिकारी और साम्यवादी सिद्धांतों को विचार करना, रेलवे और बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना। जी हाँ, ये बातें जिसमें जो तीनों की तीनों बातें हैं वो बिल्कुल तीनों की तीनों बातें सही है। तो ये जो ऑप्शन डी है इसमें यही सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत का निर्यात आयात से अधिक हो गया था। इसका कारण था भारतीय उत्पादों का बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई मुक्त व्यापार नीति, अवसंरचना में अंग्रेजों द्वारा किए गए निवेश के कारण अतिशेष उत्पादन, विश्व बाजार के संबंध में भारतीय किसानों में बढ़ी जागरूकता, ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल के राजस्व से भारतीय वस्तुओं को खरीदने और उनका निर्यात करने की पद्धति। हाँ, ये इसमें ऑप्शन आपका जो डी है ये बिल्कुल सही है, बाकी और जो ऑप्शंस हैं वो गलत है। ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल के राजस्व से भारतीय वस्तुओं को खरीदने और उनका निर्यात करने की पद्धति थी, ये बात बिल्कुल सही है। यही वजह थी कि जो भारत का निर्यात था वो आयात से अधिक हो गया था। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस या किन व्यक्तियों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता के नाम से प्रसिद्ध समझौता करवाने में अग्रणी भूमिका निभाई थी? इसमें आपके ऑप्शन हैं मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक। जो इसमें आपका ऑप्शन है 2 और 3, ये दोनों लोग समझौता कराने में शामिल थे, लेकिन वहीं जो बात आ जाती है मदन मोहन मालवीय के, तो ये इसके विरोधी थे। वो नहीं चाह रहे थे मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समझौता हो। तो वो अगर जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो किसने विरोध किया था, तो उसमें आपका नाम आएगा मदन मोहन मालवीय जी का। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बंगाल के द्वैत शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 1765 की इलाहाबाद की संधि का परिणाम था। इसे लॉर्ड क्लाइव द्वारा आरंभ किया गया था और वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा समाप्त किया गया था। जवाब ने राजस्व संग्रह का अधिकार बनाए रखा, जबकि पुलिस और न्यायिक शक्तियों के नियंत्रण का अधिकार कंपनी में निहित था। इसमें ये जो तीसरी बात की गई है बिल्कुल उल्टा है।
बाकी इसमें ऊपर की जो पहली दूसरी और दूसरी बातें ये बिल्कुल सही है। 1765 की इलाहाबाद की संधि का परिणाम थी, ये भी बिल्कुल सही है। 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद जो इलाहाबाद की संधि हुई थी, 2 संधियाँ हुई थी, एक 12 तारीख, एक 15 तारीख को, और इसे लॉर्ड क्लाइव द्वारा आरंभ किया गया और वारेन हेस्टिंग्स द्वारा समाप्त किया गया था। जी बिल्कुल, वारेन हेस्टिंग्स ने इसको समाप्त किया गया था। तो इसमें आपकी पहली और दूसरी बातें बिल्कुल सही है, और जो इसमें तीसरी बात है वो गलत है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बाकी अदर ऑप्शन गलत हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 का उद्देश्य था आग्नेयास्त्रों के विनिर्माण, बिक्री, स्वामित्व और परिवहन को विनियमित करना, भारतीय न्यायाधीशों को ब्रिटिश प्रजा पर मुकदमा की सुनवाई की अनुमति देना, समाजवादी और साम्यवादी विचारों का प्रचार प्रसार करने के संदेह वाले व्यक्ति विदेशियों को निर्वासित करना, विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच व्याप्त दमनकारी सामाजिक प्रथाओं को समाप्त करना। ध्यान दीजिएगा, जब भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था, उस टाइम पे 2 बिल की चर्चा चल रही थी, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल की। तो ये वही पब्लिक सेफ्टी बिल था जिसके टाइम पे भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा समाजवादी और साम्यवादी विचारों को प्रचार प्रसार करने के लिए प्रचार प्रसार करने के संदेह वाले विदेशियों को निर्वासित करना। ये आपका ऑप्शन इसमें सी सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कर्नाटक युद्धों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम और तृतीय कर्नाटक युद्ध वर्चस्व हेतु यूरोपीय संघर्ष का भाग था, जबकि दूसरा कर्नाटक युद्ध स्थानीय कारकों के कारण हुआ था। तीसरा कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि और भारत में सर्वोच्च शक्ति के रूप में अंग्रेजों की स्थापना के साथ समाप्त हुआ। जी हाँ, ये तो दूसरी बात तो है, बिल्कुल सही लिखी है। आइए हम लोग देखते हैं पहली बात को। तो प्रथम और तृतीय कर्नाटक युद्ध के वर्चस्व हेतु यूरोपीय संघर्ष का भाग थे, जबकि दूसरा कर्नाटक युद्ध स्थानीय कारकों के कारण हुआ था। जी नहीं, ये बात गलत है। तो इसमें जो बात सही है आपका केवल 2 वो सही हो जाएगा। आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में 1919-1920 में निम्न इस आंदोलन का नेतृत्व मुसलमानों ने किया। जी हाँ, अली बंधु थे। इस आंदोलन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा समर्थन नहीं किया गया था। इस ऑप्शन को बाद में देखते हैं। आंदोलनकारी ऑटोमन साम्राज्य में मुस्लिम पवित्र स्थानों पर खलीफा का आधिपत्य चाहते थे। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। बाद में हालांकि 1924 में कमाल पाशा ने खलीफा के पद को ही समाप्त कर दिया, तो ये आंदोलन भी ख़त्म हो गया था। जो इसमें बात की गई है, इस आंदोलन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा समर्थन नहीं किया गया था। जी नहीं, समर्थन किया गया था। तो ये ऑप्शन इसमें गलत है। हालांकि ये जो पूछा है सही नहीं है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा आपका केवल। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब सहायक संधि प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका प्रतिपादन और सर्वप्रथम उपयोग लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि नीति दक्षिण एशिया में नेपोलियन के आक्रमण की संभावना से प्रभावित थी। अवध ब्रिटिश शासन के साथ सहायक संधि करने वाला पहला राज्य था। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं थी इसमें अवध को लेके, ये पहला राज्य नहीं था। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि नीति दक्षिण एशिया में नेपोलियन के आक्रमण की संभावना से प्रभावित थी। जी हाँ, बिल्कुल सही। इसका प्रतिपादन और सर्वप्रथम उपयोग लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था। उपयोग तो किया था, लेकिन सबसे पहले इसका प्रतिपादन डुप्ले ने किया था, जो फ्रांसीसी था। तो उपयोग तो किया था, लेकिन प्रथम नहीं थे ये, और प्रतिपादन भी इन्होंने नहीं किया था। तो इसमें आपका केवल ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा, और बाकी के दोनों ऑप्शंस गलत हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य प्रत्यक्षतः आम जनता को शिक्षित करना और उनके मध्य आधुनिक विचारों का प्रचार
प्रसार करना था। और अगला ऑप्शन इसमें है फिर वुड्स डिस्पैच ने अधोमुखी निस्यंदन के सिद्धांत के कार्यान्वयन को समर्थन किया। जी नहीं, वुड्स डिस्पैच बाद में आया था, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आइए इसमें अगला पहला क्वेश्चन, जो पहला ऑप्शन है, इसका उद्देश्य प्रतिशतः आम जनता को शिक्षित करना, उनके मध्य आधुनिक विचारों का प्रचार प्रसार करना था। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, वो है डी। ये जो अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत है, इसमें अंग्रेज़ों की भी एक चाल थी कि जो भारतीय हैं उनको इस तरह से शिक्षा, सभी भारतीयों को शिक्षा न देने के बजाय वो सिर्फ कुछ ही लोगों को शिक्षा देना चाह रहे थे, ताकि जो भारतीय लोगों में शिक्षा है वो छन छन कर पहुँचे, थोड़े थोड़े लोगों में पहुँचे। ये उनका उद्देश्य था। वो ये नहीं चाह रहे थे कि सभी भारतीय शिक्षित हों, वो सिर्फ उतने लोगों को शिक्षित करना चाह रहे थे जिससे कि उनके काम काज में जो कि सहयोग कर सकें। तो इसमें आपका ऑप्शन है डी, ये सही है। तो दोस्तों, आज की क्लास ख़त्म हुई। आज तो हमने लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आज किए हैं लगभग। अब मिलते हैं अगली क्लास में। उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस मिले होंगे, अच्छे क्वेश्चंस मिले होंगे, आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिली हुई होगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।